हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी? क्या डॉलराइजेशन एक इकोनॉमी को सेव कर सकता है? यह आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हम डी डॉलराइजेशन के बारे में सुन रहे हैं। हमें ऐसा सुनने में आ रहा था दैट इंडियन रूपी इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल करेंसी। इंडिया के इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बात की जा रही थी। उसके अलावा चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज ने डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के बारे में भी बात किया था कि किस तरीके से डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के पोजीशन से डिथ्रोन करना है। अब हम आगे चलेंगे, इस पूरे आर्टिकल में हम समझेंगे कि डॉलराइजेशन का मतलब क्या है। क्या कोई इकोनॉमी, क्या कोई कंट्री अपने लोकल करेंसी को रिप्लेस कर सकती है इंटरनेशनल करेंसी से? उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या इसका इंपैक्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे पड़ेगा? इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट पे पड़ेगा? इसका इंपैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पे पड़ेगा? इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस पूरे आर्टिकल में। कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी? नाउ व्हाट टू नो अबाउट यूएस डॉलर एज द ग्लोबल करेंसी? सबसे पहले हमें यह समझना है कि ग्लोबल करेंसी का मतलब क्या होता है। जब कोई कंट्री एक वर्ल्ड सुपर पावर होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। पहले ग्लोबल करेंसी के पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएस डॉलर के बारे में बात करें, यूएस डॉलर के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स यूएस डॉलर अ ग्लोबल करेंसी? व्हाट मेक्स यूएस डॉलर अ ग्लोबल करेंसी? ठीक है, ग्लोबल करेंसी, यूएस को ग्लोबल करेंसी क्यों कहा जाता है? और इसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं। इसके पीछे फैक्टर क्या है? इसके पीछे फैक्टर है कि कंट्रीज वर्ल्ड स्टेटस, कंट्री का वर्ल्ड स्टेटस क्या है। दूसरा चीज, कंट्री का मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर क्या है कंट्री का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, contribution shareholding in multilateral institution, ठीक है। नाउ कंट्री का पूरा स्ट्रेंथ क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में कितना पार्टिसिपेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग में क्या शेयर है इस कंट्री का, और ये सारी चीजें जो है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, फॉरेक्स रिजर्व, ये बहुत से फैक्टर हैं जो एक करेंसी को ग्लोबल करेंसी का स्टेटस देते हैं। नाउ डॉलराइजेशन, डॉलर क्यों एक इंडोमिटेबल करेंसी है? पहली बात तो यह है 1944 में ब्रेटन वुड अग्रीमेंट ने अलाउ किया कि अदर कंट्रीज टू बैक देयर करेंसीज विद डॉलर रादर देन गोल्ड। तो 1944 में जब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बनाया गया तो उस समय ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने अग्रीमेंट किया कि बाकी जो कंट्रीज हैं अपनी करेंसीज को जो है डॉलर के थ्रू बैक कर सकती हैं। तो डॉलर रूल्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कोई भी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए जितना यूज की जाती है उससे उस कंट्री के उस करेंसी के ग्लोबलाइजेशन का पैरामीटर है। यानी आज भी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर एक डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। 1970s फॉर्मर प्रेसिडेंट निक्सन सेपरेटेड द डॉलर फ्रॉम गोल्ड। नियरली 40% वर्ल्ड का जितना भी डेट है वो डॉलर में इश्यू किए जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर इकोनॉमी सपोर्ट्स द वैल्यू ऑफ डॉलर। और कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया जो हैं ये वन वर्ल्ड करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड चाइना और रशिया डी डॉलराइजेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। रशिया चाइना वन कंट्री वन करेंसी के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपने यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को भी देखा होगा। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक करेंसी को ग्लोबल करेंसी में बनाते हैं। क्या रुपी ग्लोबल करेंसी बन सकता है? ये डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का दबदबा कितना है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, वर्ल्ड में इंडिया का शेयर कितना है। अब आगे चलते हैं। व्हाई द रिन्यूड इंटरेस्ट इन डी डॉलराइजेशन? चाइना का जो राइज हुआ है इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पे, इट विल सरपाइज द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डॉलर को रेनमिनबी चाइनीज करेंसी जो है वो सरपास कर सकती है? यूएस हैज बिकम टू कॉम्प्लेसेंट, running huge budget deficit and accumulated higher national debt. Now
Nations need to have some sort of autonomy over their own currency. So now वर्ल्ड के सुपर पावर के तौर पे, वर्ल्ड के डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे यूएस का पोजीशन जो है चैलेंज करने के लगा हुआ है चाइना। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन ये है कि क्या डॉलर का ये पोजीशन वीक हो रहा है, क्या वर्ल्ड में डॉलर अब डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। यहां पे मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है, टाइमलाइन ऑफ डॉलर डोमिनेंस, अर्जेंटीना का इलेक्शन एंड इकोनॉमिक शिफ्टिंग। अब डॉलराइजेशन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि अभी अर्जेंटीना में इलेक्शन हुए हैं और वहां पे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है विक्ट्री ऑफ जेवियर मिलेई। जेवियर मिलेई चर्चा में क्यों है, अपने अनकन्वेंशनल व्यूज के लिए और इकोनॉमिक प्रपोजल के लिए। मिलेई का यह कहना है, जेवियर मिलेई का, कि वो अर्जेंटीना की जो करेंसी है पेसो, उसको डॉलर से रिप्लेस करेंगे, यानी कि जो लोकल करेंसी है वो बैन कर दी जाएगी और टोटल करेंसी डॉलर को एज एन ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेंट्रल बैंक को रिमूव किया जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को स्लैश किया जाएगा ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पे। अब डॉलराइजेशन एज अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये है कि क्या जेवियर मिलेई का ये जो सॉल्यूशन है कि डॉलराइजेशन, इससे अर्जेंटीना की इकोनॉमी जो है वो वापस रास्ते ट्रैक पे आ जाएगी, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि अर्जेंटीना में अभी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। नाउ जेवियर मिलेई का ये कहना है कि डॉलर को अडॉप्ट करने से इकोनॉमी स्टैब्लिश्ड हो जाएगी, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होगा और एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। ये जेवियर मिलेई का कहना है और इसके लिए जेवियर मिलेई इक्वेडर का एग्जांपल देते हैं कि इक्वेडर ने भी 2000 में डॉलर को एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। लेकिन जेवियर मिलेई अपने एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताते कि सिर्फ डॉलराइजेशन से कोई इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं गेन कर सकती, सिर्फ डॉलर को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करने से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ नहीं होगा, उसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज देखनी पड़ेंगी। क्योंकि इक्वेडर की अगर बात बोले तो इक्वेडर की बात बोले तो सिर्फ डॉलराइजेशन के चलते इक्वेडर का ग्रोथ नहीं हुआ, बहुत से फैक्टर्स थे, जैसे ऑयल एंड गैस रिजर्व का खोज करना, कमोडिटी प्राइस बूम और एक्टिव फिस्कल पॉलिसी। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर इक्वेडर की इकोनॉमी को ग्रो किया। डॉलराइजेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ इक्वेडर। लेकिन डॉलराइजेशन इज नॉट वन शॉट पैनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। नाउ चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एंड लेसन्स क्या है। डॉलराइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पॉलिसी लेवरेज को कंट्रोल करता है, उसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर्स भी आपको देखने पड़ते हैं और कंसर्न ये भी ऑस्टेरिटी मेजर्स, जब आप अपनी लोकल करेंसी को अबैंडन कर देते हैं और एक ग्लोबल करेंसी पे अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करते, तो आपके पास पॉलिसी लेवरेज जो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है, आपको एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि डॉलर का फ्लक्चुएशन जो है आपकी इकोनॉमी को भी फ्लक्चुएट करेगा नेगेटिवली और पॉजिटिवली। ग्रीस में भी एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे हुए थे। ग्रीस experience with euro showcases the challenge of adopting an external currency without independent policy control। तो आपको अगर किसी करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहे, वो यूरो हो या डॉलर हो, इन सब को एक्सेप्ट करने से पहले आपको अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होगा, क्योंकि अगर आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं किया तो ये ग्लोबल करेंसीज में जब भी फ्लक्चुएशन होगा आपकी इकोनॉमी में भी फ्लक्चुएशन होगा और लॉस और डैमेजेस हो सकते हैं। डॉलराइजेशन को अगर इफेक्टिव डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ अगर अलाइन कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है, रोड मैप बन सकता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ का। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है डॉलराइजेशन। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई का क्या अप्रोच है? He said, despite campaign promises, he backtracks on immediate dollarization। कैंपेन के टाइम में तो जेवियर मिलेई ने बोला कि हम डॉलराइजेशन इमीडिएटली करेंगे और अपनी पेसो को जो करेंसी है उसको हम बैन कर देंगे, बट ही हैज स्टेप बैक कि नहीं, इमीडिएटली हम ये नहीं करेंगे। कंसर्न ये भी है कि जेवियर मिलेई का जो अग्रेसिव अप्रोच है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को स्लैश करना है और सेंट्रल बैंक को अबॉलिश करना है, दैट इज टू अग्रेसिव अ पॉलिसी। ये बहुत अग्रेसिव पॉलिसी है और इस अग्रेसिव पॉलिसीज के चलते जो है वो आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कंक्लूजन ये है कि डॉलराइजेशन एक गारंटी नहीं है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। डॉलराइजेशन के साथ साथ बहुत से फैक्टर्स हैं, उस कंट्री के पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं, क्या आपके पास इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए कोई फोरम है, क्या आपकी पॉलिसी जो है वेल आर्टिकुलेटेड है, क्या आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी है, कंट्री के पास रिसोर्सेस क्या है जिसको सेल करके वो एक रेवेन्यू अर्न कर सके। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो इक्वेडर को एक सक्सेसफुल एग्जांपल बनाते हैं डॉलराइजेशन का।
ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। इसमें डॉलराइजेशन के बारे में हमने बात किया, डी डॉलराइजेशन के बारे में बात किया और उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।